ओके। तो हम एक क्विक एक रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था कल। कल हमने सबसे पहले चार्ट बनाना सीखा और उसके बाद हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो कुछ ना कुछ आपके प्लैनेट्स एक्टिवेट हुए हैं, ये सब हमने बातें की कल के चैप्टर में। तो आज हम लोग राहु के बारे में बात करेंगे। सबने नाम सुना होगा, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा राहु एक्टिवेट हो गया है, तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें वो प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको काफी अपने पंडितों से और आसपास के एस्ट्रोलॉजर से सुनने में मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या राहु आपके चार्ट में क्या वैसा ही रिजल्ट दे रहा है जो वो बोल रहे हैं? क्या राहु आपका एक्टिवेट होता है? तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हाउसेस निकल पड़े थे, राइट, कि कौन कौन सा हाउस क्या दिखाता है। जैसे पहला हाउस आपका है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, थर्ड हाउस आपकी सिबलिंग का है, फोर्थ हाउस आपके मदर का है। और आपको चार्ट घुमाना भी मैंने सिखाया था वो एक ऐप के थ्रू, कि किस तरीके से आप अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में जान सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो आपसे कैसे जुड़ी हुई हैं। दैट इज द लेटर पार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग राहु को, आप लोगों ने अपने चार्ट में बना लिया होगा, आप अपनी बर्थ डेट डाल के आपने देख लिया होगा कि राहु आपके चार्ट में किस घर में बैठा है। तो जब वो घर आएगा तो आप रिलेट करना कि वो चीजें आपके साथ हो रही होंगी कि उससे मतलब ये होता है कि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको रेजोनेट ना करें, लगे कि नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा। उसके कारण आपको आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले कोर्स में समझ आएंगी कि क्यों नहीं वो फील हो रही है। लेकिन 80% चीजें आपको लगती हुई दिखेंगी। अगर कुछ 10-20% चीजें नहीं लगती हुई मिलेंगी तो उसको बोलते हैं देश काल पात्र, और उसको बोलते हैं आपकी दशा, आपकी अंतरदशा, आपकी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस। वो चार्ट में आपके कैसे बैठा हुआ है, वो कौन सी राशि में बैठा है, तो उस तरीके से हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले राहु की आप फोटो देखो, उसका पेट देखो, कितना बड़ा पेट है ना। तो यहां से आप इसको, राहु को समझ सकते हो, इस पिक से समझ सकते हो, इस फोटो से समझ सकते हो कि इतना बड़ा पेट है राहु का कि जितना इसके अंदर डालते जाओ मन ही नहीं भरता, मन भरता ही नहीं है। तो एक वर्ड में अगर राहु को समझना हो ना, तो राहु का मतलब है दिल मांगे मोर। जो भी मैं बोल रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ने में टाइम लगाओगे तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो राहु का क्या काम है? दिल मांगे मोर मीन्स मन ही नहीं भरता। राहु का पेट इतना बड़ा है कि इसको कितना भी खाना दे दो, अच्छा बुरा जैसा भी खाना दे दो, ये पेट के अंदर डालता चला जाता है, डालता चला जाता है, फिर भी कहता है दिल मांगे मोर और चाहिए। ये एक ऑब्सेशन है। राहु एक ऑब्सेशन है। एक चीज से जब लगाव हो जाता है तो या तो इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा या एकदम से डिटैच हो जाएगा। तो जहां भी आपका राहु बैठा है अभी आप लगाना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 2 दिन में प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का, पहले तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझते हैं। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि प्रिडिक्शन करने पहले दिन से ही आ जाने। तो आज आपको रियलाइज होगा कि वाकई ही प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कि पहले दिन ही आपको किसी का भी चार्ट उठाओगे और आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे केवल एक प्लैनेट से। आप सोचो 9 के 9 प्लैनेट जब आपके हाथ में आ जाएंगे, आप उस पर कंट्रोल ले लोगे, उसकी पूरी अच्छी तरह से उसकी महारत हासिल कर लोगे। आप सोचो कि वेर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े हो। तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता प्रिडिक्शन में। दिस इज माई चैलेंज। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं राहु पे। तो राहु एक ऑब्जेशन है। जहां पर भी राहु आपके चार्ट में बैठा है, किसी भी घर में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड जो हमने चीजें कल पढ़ी थी, उन चीजों से या तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा या फिर एकदम डिटैच हो जाएगा। या तो मतलब वो
वो कहते हैं ना, वो अपने वो शाहरुख खान की वो मूवी देखी है जिसमें वो जूही चावला के पीछे पड़ जाता है, वो क क क क क क क क किरण, राइट? तो वो ऑब्सेशन की तरह उनके दिमाग में हावी हो जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, पाने के बाद उसका क्या करेंगे वो नहीं पता, लेकिन आई वॉन्ट दिस। राहु डिससेटिस्फेक्शन देता है। दिल मांगे मोर, मतलब पेट है इतना बड़ा है, दिल मांगे मोर। जब आप किसी प्लेनेट को समझते हो तो सबसे पहले आप समझ लो कि अगर आपने की फीचर्स किसी भी प्लेनेट के यहाँ पर दिमाग के अंदर डाल लिए, तो आप जैसे ही चार्ट आपके सामने आएगा ना, आप आराम से समझ पाओगे कि इस बंदे के साथ क्या चल रहा है। आप फॉरेन प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे, राइट? तो अब डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, पेट बड़ा है, वी हैव ऑलरेडी रिपीटेड 2 or 3 times। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का क्या मतलब है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि बड़ा सा बॉक्स पड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनको वो खिलौने नहीं चाहिए, उनको वो खिलौना चाहिए जो उस बॉक्स के अंदर नहीं है, उनको जो उस बॉक्स के बाहर चीजें हैं ना वो चाहिए। सो दिस इज राहु, राहु मेंटालिटी, रिबेलियस, जो एकदम क्रोश करते हैं ना, कि मतलब एकदम से विद्रोह करने वाले, हिंदी मीनिंग रिबेलियस, विद्रोही। बस चाहिए तो वही चाहिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए, मुझे अब ये खिलौना नहीं चाहिए। राहु इज चेंज, बार बार दिमाग में थॉट्स बदलने, बार बार दिमाग में कभी ये आना कभी नहीं, अब मैं ये कर लेता हूँ, अब मैं ये कर लेता हूँ, मतलब बार बार बदलाव ऑफ माइंड। अच्छा, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, जो दूसरे लोगों के लिए अजीब होंगे, इनके लिए वो नॉर्मल है। इनको ऐसी चीजें चाहिए जो कोई दूसरा करना नहीं चाहता, वो इनको बोलेंगे राहु वो प्रवृत्ति वाले लोगों को कि यार पागल हो क्या, ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलेंगे नहीं, मैं करूंगा, मुझे पता है मैं कर सकता हूं। तो ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी देता है। राहु आपको इतना करज देता है टू डू एनीथिंग। बस राजू राहु कहता है मुझे चाहिए कैसे भी मिले, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, चाहे साम दाम दंड भेद, कोई भी मुझे प्रिंसिपल लगाना पड़े, मुझे चाहिए तो चाहिए। जो भी अटपटा है वो राहु है। इसको कोई मतलब नहीं है कल्चर से, संस्कारों से, इनको कोई मतलब नहीं है कल्चर से, संस्कारों से। इनको बस मुझे चाहिए तो चाहिए। एक जिद जैसे नहीं होता है कि बच्चा एक जिद करता है कि मुझे चाहिए, दैट्स इट। तो जहां पर भी राहु है आपके चार्ट में, वहां या तो उस रिलेटिव से आपको वो रिलेटिव आपको धोखा देगा, या फिर वो रिलेटिव से आपको बहुत ज्यादा राहु टाइप की चीजें होंगी आपके साथ। या तो आप राहु मतलब उसके साथ बिहेव करोगे राहु जैसा, या फिर वो आपके साथ राहु जैसा बिहेव करेगा। एग्जाम्पल, सपोज आपके 11th हाउस में राहु है, ठीक है, और 11th हाउस किन चीजों का है? 11th हाउस है हमारे फ्रेंड सर्कल का, राइट? फ्रेंड सर्कल का, या फिर हमारे बड़े सिबलिंग्स का, हमारे बड़े भाई बहनों का। या तो वो आपको धोखा देंगे या फिर आप उनको धोखा देंगे, और ये धोखा ऐसा होगा कि आप बार बार धोखा खाओगे। कहीं पर भी आपके चार्ट में राहु है, उस रिलेटिव, उस रिश्तेदार से आपको धोखा मिलेगा। राहु इज शो ऑफ, जिस हाउस में भी राहु है आप शो ऑफ करोगे उन चीजों का। सपोज करो आपके 4th हाउस में राहु है, तो आप अपना घर, मेरा ये घर, मेरा ये घर, मेरी अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने उन चीजों को दिखाने का शो ऑफ करोगे, उसका दिखावा करो। तो राहु में एक अटैचमेंट होती है, जिस हाउस में भी होता है उस हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। जैसे 4th हाउस में है तो अपनी माँ से बहुत अटैच होगा, अपने घर से बहुत अटैच होगा। अब कैसे होगा वो आगे जब हम लोग हाउसेस वाइज इसको हम लोग और देखेंगे तो आप और क्लियरली इसको समझ पाओगे, ठीक है?
नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोग लेटर ऑन रिवीजन भी कर सको कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसकी सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं, क्योंकि अगर आप इनको रट लोगे, याद कर लोगे, तो आपको आगे जब भी चार्ट आएगा आप राहु को आराम से प्रिडिक्ट कर पाओ। अगर राहु चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, अब स्ट्रॉन्ग कैसे होता है ये तो आगे का पार्ट है। कैसे देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है, मरा हुआ तो नहीं है, उसमें जान है कि नहीं, कंबस्ट तो नहीं है, डेबली तो नहीं है, बहुत सारी चीजें प्लैनेट्स को देख के देखते हैं। बहुत और सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनकी राशियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत आराम से इस प्रॉपर कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो कभी भी आप कोई चीज भूल नहीं पाओगे। तो ये राहु जिसके चार्ट में स्ट्रांग होता है वो अनइमेजिनेबल रिजल्ट देता है, जो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आपने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। जब राहु देने पे आता है ना, इतना कुछ दे के जाता है, और जब लेने पे आता है तो सब कुछ लेके चला जाता है। तो राहु एक फॉरेन लैंड से भी रिलेटेड होता है, तो मदरलैंड से दूर भी ले जाता है। ठीक है, तो मतलब फॉरेन कंट्री को दिखाता है। ओके, उसके बाद आता है जहां भी राहु हो उस हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज किसी से उधार या गिफ्ट ना लें। ठीक है, वरना आप कभी उस चीज को वापस नहीं कर पाओगे। तो आप चार्ट में लगाओ और देखो कि आपने उस रिश्तेदार से कौन सी ऐसी चीज ली थी जो आप उसे वापस नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा, राहु का एक और बहुत अच्छा ट्रेट है, आपने देखा ना लोगों को बहुत सेल्फीज लेना, फोटोज क्लिक करना। जो लोगों को बहुत ज्यादा सेल्फीज लेने का शौक होता है, फोटोज क्लिक करवाने का, स्क्रीनशॉट्स लेना, जैसे भी मैंने बोला ना कि आप लोग ले सकते हो। मतलब कोई भी कुछ भी आपने इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, आपने स्क्रीनशॉट इकट्ठे किए हुए हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो ये सब राहु की आदतें हैं। ठीक है, तो ऐसी किसी जो पर्टिकुलर हैबिट से आपको सुकून मिलता है, जैसे मतलब आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, सेल्फी लेते हो तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है कि यस, नो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मैंने सेल्फीज ले ली, मैंने अपनी खूब सारी फोटोज ले ली, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मेरे पास वो सामान मेरे फोन में सेव्ड है, मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। तो अब जब राहु की दशा आती है तो क्या होता है, राहु की दशा में आप ऐसा देखोगे लोगों को, अभी दशा का बहुत आगे का चैप्टर है बट एक मैं थोड़ा सा जस्ट दे देती हूँ आपको, कि राहु की दशा में लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं जो इलीगल होते हैं। पैसा कमाने के लिए वो इलीगल मींस, अनफेयर मींस का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया राहु। ठीक है, कि राहु क्या है। अब आपने इतने सारे ट्रेड समझ लिए कि राहु क्या होता है, राहु के बारे में, तो आप किसी भी हाउस में उन सारी चीजों को उठा के रख दो। जैसे मैंने बोला कि राहु क्या है, बेचैन आत्मा है। आप देखो कि अगर कहीं पर भी है तो उस हाउस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, या उस हाउस से रिलेटेड आप ऐसी हरकतें करोगे जो आपको हमेशा बेचैन करती रहेंगी। उस हाउस से रिलेटेड दिल मांगे मोर, उस हाउस से रिलेटेड डिससेटिस्फेक्शन, उस हाउस से रिलेटेड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उसी हाउस से रिलेटेड जिद्दीपन, रिबेलियस, अनरियलिस्टिक थॉट्स। तो कितना इजी हो गया, मैंने सारी चीजें आपको राहु के बारे में बता दी। ठीक है, अब राहु की सारी जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उस हाउस के अंदर डाल दो और समझ जाओ कि वो हाउस किन चीजों का है। तो पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट हाउस पे। सो लगन में राहु, इनकी थिंकिंग ही अलग होती है। इनकी थिंकिंग कैसी होगी, हमेशा मतलब बहुत बड़ा सोचेंगे, इनकी बहुत बड़ी बड़ी बिग ड्रीम्स होती हैं। मतलब जैसे आप इमेजिन करो कि आप कहीं गए हो, किसी स्टोर पे गए हो शॉपिंग करने के लिए, या फिर किराना स्टोर पे गए हो। चलो किराना स्टोर पे जाओगे तो आप क्या करोगे, आपको जरूरत है केवल 2 दाल की और कुछ चिप्स की और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, लेकिन आप दुनिया भर का चीज और फ्रोजन फ्रूट और फ्रोजन आइटम्स और दुनिया भर की चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या उठा के ले आओगे।
क्योंकि आप ये कहोगे कि अरे कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, फिर भी काम तो आ ही जाएगी। मतलब थिंकिंग कैसी दे रहा है, बिग ड्रीम्स, बिग, हर चीज बड़ी चाहिए इनको। पूरा चार्ट, क्योंकि अब यहाँ फर्स्ट हाउस है ना, यहाँ पर रेड टिक मैंने दिया हुआ है, क्या फर्स्ट चार्ट फर्स्ट हाउस में आ गया। तो फर्स्ट हाउस में राहु क्या बोल रहा है कि अब पूरा चार्ट राहु ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि जो भी प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में आता है ना, वो आपके पूरे चार्ट को कंट्रोल कर देता है। बिकॉज लगन इज यू, योर पर्सनैलिटी, योर थिंकिंग, योर वे ऑफ वर्किंग। तो जब राहु आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, करेगा ना कि मतलब पूरे हाउसेस पे उसने मतलब वो कैप्चर कर लिया, पूरे हाउसेस को कैप्चर कर लिया, मतलब पूरा चार्ट अब रूल हो रहा है। अहंकारी भी हो जाता है, क्योंकि राहु एक ईगो का कारक भी है, प्राइड भी है। सन ईगो का कारक है, लेकिन सन की ईगो और राहु की ईगो में बहुत फर्क है। सन की ईगो अच्छी वाली ईगो है, लेकिन राहु की ईगो ऐसी है कि मैं ही मैं हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इसका तो पेट इतना बड़ा है। पेट को कभी मत भूलना। छोटी चीजें नहीं खरीद सकता, बड़ी ही खरीदेगा, बड़ी ख्वाहिशें, बड़ी डिजायर्स। अब राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, तो अब सेल्फिश बिहेवियर देगा, पहले अपना फायदा देखेगा, फिर बाद में दूसरों का। ये लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी वजह से कुछ बनना चाहते हैं, किसी और की वजह से नहीं, अपनी अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं। प्लान बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने में इनको दिक्कत आती है, इनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इनको अब सिर पे बैठ गया है तो माइग्रेन के साइकोलॉजिकल इश्यू भी दे सकता है, लेकिन इनको बहुत शार्प और बहुत विटी बनाता है। लेकिन मोस्टली ये लोग बहुत मिसअंडरस्टूड समझे जाते हैं, मतलब लोग इनको गलत समझते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर वैसा हो जाता है। तो अगर इनकी अच्छी भी भावना होती है ना, तो लोग इनको हमेशा मिस इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू आर राहु इन सेकेंड हाउस, जहां पे रेड टिक है, दैट इज सेकेंड हाउस। साथ साथ रिविजन भी हो रहा है कि सेकेंड हाउस कौन सा है। सेकेंड हाउस है आपकी फैमिली का, आपके पैसे का, आपकी स्पीच का, आपकी वेल्थ का। हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि अब क्या करने वाला है राहु यहाँ पे। अगर सेकेंड हाउस में राहु है, तो ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का बहुत अच्छा योग है। ये जो भी बोलेगा, क्योंकि अब जबान पे आके बैठ गया है, वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। पैसे के पीछे पागलपन होता है, मैंने कहा ना, राहु को बहुत चाहिए उस हाउस से रिलेटेड, ऑब्सेशन है उस हाउस से, उसको पैसा कमाने के लिए बस पैसा पैसा पैसा। फैमिली से नहीं बनती, मैंने बोला था ना कि जहां पे भी राहु होगा उस हाउस से के रिश्तों को खराब करेगा। उस हाउस को या तो वो रिश्ते आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, या फिर आप उन रिश्तों को सपोर्ट नहीं करोगे। परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ, आपकी फैमिली में तनाव और दूरी बनी रहेगी। ठीक है, खाने की, अब सेकंड हाउस खाने का भी है, राइट। तो सेकंड हाउस खाने का है, तो क्या करेगा, इनकी अजीब सी आदतें होंगी, जैसे नॉन वेज और अजीब सा खाना खाना, जो दूसरे लोग नहीं खाना पसंद करेंगे, ये लोग, इनको बहुत आदत होगी। एडिक्शन की भी आदत हो सकती है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है इनको। उल्टा फुल्टा खाएगा और उसके बाद काफी सारे टॉक्सिन्स, और इनका जो खाया हुआ होता है वो फिफ्थ हाउस में जाता है, और फिफ्थ हाउस फिर बड़ा होता जाएगा, इनका पेट बड़ा होता जाएगा। मीन्स खाने की आदतें बहुत अच्छी नहीं है। टोन ऑफ वॉइस स्पीच का भी है, तो टोन ऑफ वॉइस कैसी होगी, हाई पिच्ड। मतलब आप किसी राहु पर्सन से बात करोगे, उसकी आवाज से आप समझ सकोगे कि इसका इस आप किसी का भी, कोई भी, किसी भी, चाहे राहु उनके सेकंड हाउस में बैठा हो ना, आप किसी की आवाज सुन के आप जज कर सकते हो कि इसका कौन सा प्लेनेट इसके सेकंड हाउस में बैठा होगा।
तो आप आवाजों पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और अपने दिमाग में लगाओ कि इसका कौन सा प्लेनेट हो सकता है सेकंड हाउस में। तो इनकी हस्की वॉइस नहीं होती है, जैसे हस्की एंड हाई पिच्ड वॉइस, वैसी वॉइस होगी। ओके। पैसा कमाने के लिए ये कुछ भी, कोई भी साम दंड भेद जो भी कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ओके। नाउ कम्स आवर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है हमारे यंगर सिबलिंग्स का। तो ये यंगर सिबलिंग्स के लिए अच्छा नहीं होता। भाई बहन के साथ संबंध ठीक नहीं होते हैं, राहु जैसी हरकतें होती रहती हैं उस हाउस में। अब ये इमेजिनेशन का भी हाउस है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग का भी है, थ्रिल का है, सस्पेंस का है, करेज का है। तो राहु जैसा प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में जाके बैठ जाए, इमेजिन कितना ज्यादा वहां पे इमेजिनेटिव चीजें देगा, क्योंकि राहु है ही इमेजिनेटिव प्लैनेट। जो कोई नहीं करना चाहता ये करेंगे। आप देखोगे ना कि इन्फ्लुएंसर्स जो आपको दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, उनका राहु जरूर ना कहीं थर्ड हाउस से कनेक्टेड मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे अपनी उन सब चीजों पे, क्योंकि आपका थर्ड हाउस आपका मीडिया, सोशल उसको भी दिखाता है, जो ऑनलाइन चीजें होती हैं उसको भी दिखाता है। ट्रेवलिंग का भी है, शॉर्ट ट्रेवलिंग का है। जब भी कभी ये ट्रेवलिंग के लिए जाएंगे तो इनको वैसे तो शौक बहुत होता है घूमने का, क्योंकि ये उस हाउस से ऑब्सेशन है ना। मैंने पहले ही बोला ना कि वो जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड ऑब्सेशन होगा। तो अब क्या करेंगे, वहां जाएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे और इनका पेट खराब हो जाएगा, और फिर इनको इनका इनको उल्टियां होंगी, इनको दस्त लग जाएंगे। तो इस तरह की इनके साथ चीजें होने लग जाती हैं जब ये ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं। शोल्डर्स का भी है, थर्ड हाउस शोल्डर्स का है। तो अब समझ करो, इमेजिन करो यहाँ पे आके राहु बैठ गया है, तो शोल्डर में भी दर्द दे सकता है, स्पेशली जब राहु की दशा भी चल रही होगी। दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। कुछ भी चीजें हमारी लाइफ में होती है ना, वो दशा से होती हैं। बाकी नहीं तो प्लेनेट आपके सुप्त अवस्था में स्लीपिंग मोड में पड़े होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े रिजल्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म दशाएं भी आती हैं, है ना। तो थोड़े थोड़े रिजल्ट दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये बहुत पूरी तरह से एक्टिवेट होता है तो शोल्डर में दर्द, और गले का भी कारक है, तो गले में भी दर्द दे सकता है, थर्ड हाउस में है इसलिए। All right, now comes our fourth house. फोर्थ हाउस आप देख सकते हो जहां पे टिक लगा है। जैसे ही ये घर के अंदर आते हैं ना, बेचैन आत्मा बन जाते हैं। मैंने क्या बोला था, राहु के कुछ कुछ कीवर्ड्स याद कर लो। बेचैन आत्मा, इनको घर में मन ही नहीं लगता। बाहर सब कुछ अच्छा लगेगा, पर जैसे ही ये घर के अंदर घुसेंगे ना, बस परेशानी महसूस होने लगेगी, रेस्टलेस, कि अब मैं कहीं बाहर निकल जाऊं। माँ के साथ या तो एक्सट्रीम अटैचमेंट या एक्सट्रीम डिटैचमेंट, या तो बहुत अच्छा होगा माँ के साथ रिश्ता, या बहुत बुरा होगा। और अगर माँ के घर में आ गया राहु, तो राहु प्रवृत्ति की माँ हो सकती है। माँ का नेचर जानना है, तो माँ राहु प्रवृत्ति की हो सकती है। मीन्स जो भी मैंने ट्रेड्स आपको राहु के बताए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, बेचैन आत्मा, दिल मांगे मोर, वो माँ के ऊपर लगा दो। अब माँ का रोल वैसा होने वाला है, ठीक है। माँ की हेल्थ पर भी असर डालता है राहु जिस हाउस में है, उस घर पे, उस एरिया के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उस पे जरूर असर करता है। लाइफ में हमेशा कंप्लेन करना, हर वक्त किसी ना किसी चीज की शिकायत करना, जैसे शादी के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में, ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो राहु अब फोर्थ हाउस में अपना ड्रामा कर रहा है, ठीक है। जब ये लोग यंग होते हैं, इनको कभी भी ये लोग हैप्पी स्टेट में नहीं रहते हैं, हैप्पी फील नहीं करते हैं। इनको पीसफुल यूथ का एक्सपीरियंस नहीं होता है। जवानी में इन लोगों को लगता है कि मैं अब कहीं भाग जाऊं अपना घर छोड़ के। अच्छा, घर के आगे पीछे या तो नाला मिलेगा, आसपास कहीं पे भी जिनका राहु फोर्थ हाउस में हो, या तो नाला मिलेगा, या फिर नाला मतलब ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो मिलेगा, ठीक है।
पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का इनको बहुत शौक होता है। मतलब जैसे कोई टीवी खराब हो गया, कोई फ्रिज खराब हो गया, जल्दी ही उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, जोड़ते रहते हैं और बोलते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, इसका हो सकता है कोई पार्ट काम आ जाए। बेचेंगे ही नहीं, रखेंगे ही नहीं, कुछ भी फेंकेगा नहीं, ठीक है? और इनका ना घर देखोगे अस्त-व्यस्त रहेगा। अस्त-व्यस्त इन द सेंस कि मतलब ये अरेंज करेंगे अपने बेडरूम को या अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएँगे। कुछ घंटों में देखेंगे फिर से अस्त-व्यस्त हो गया है। मतलब अरेंज करने ही नहीं देता है राहु, इस तरीके की टेंडेंसी करता है। ठीक है? एजुकेशन में भी ब्रेक देगा क्योंकि 4th हाउस एजुकेशन का भी है। मैंने आपको कल के सेशन में बोला कि अपने शॉर्ट में हमने हर घर के बारे में समझा कि कौन-सा घर क्या दिखाता है, लेकिन बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है हर हाउस के लिए। तो 4th हाउस आपकी एजुकेशन का भी है, ओके? तो ये क्या करेगा 4th हाउस में एजुकेशन में ब्रेक देगा, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू आवर 5th हाउस। अगर 5th हाउस खाली है और यहाँ पे राहु यहाँ आए मतलब कोई और प्लेनेट नहीं है, राहु है वहां पे, तो ये पर्सन कुर्सी के लिए, क्योंकि 5th हाउस कुर्सी का भी है, चेयर चेयर को दिखाता है। अब देखो कितनी डीप हम लोग जा रहे हैं, हर हाउस से कितनी चीजें देखी जा सकती हैं। तो चेयर को भी दिखाता है, तो ये चेयर के लिए राहु कुछ भी कर सकता है। अफेयर हो सकता है, अब आपको लव अफेयर्स देखने हैं किसी के चार्ट में लव अफेयर, अगर राहु आपने 5th हाउस में देख लिया तो आप ब्लाइंडली ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर दो कि इनका अफेयर होगा किसी ना किसी डिफरेंट कास्ट में, अपनी कास्ट के बाहर। और जिंदगी में एक बार ऐसा होगा कि वो उस इंसान से इतना ज्यादा अटैच होगा कि उसको कभी भूल नहीं पाएगा। तो ये राहु एक कार्मिक प्लैनेट है, तो ये इमोशनली कार्मिक एक सिचुएशंस क्रिएट करता है 5th हाउस में। पूर्व पुण्य का भी, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का भी है, तो अगर वहां राहु जैसा प्लैनेट आए तो पितृ दोष भी बना देता है, ठीक है? तो लेकिन 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का भी है, तो अब राहु जैसा प्लेनेट यहाँ आ जाए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, तो क्रिएटिविटी में बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, इनोवेटिव थिंकर हो सकते हैं। अगर अब ये इंटेलिजेंस का भी है, 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी है, तो आप लोगों ने देखा है जो हैक कर लेते हैं किसी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है किसी का, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, तो ये राहु प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो 5th हाउस में राहु लेके बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं उनका 5th हाउस से राहु का कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो हैकर्स भी बनते हैं और कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये 5th हाउस अफ्लिक्टेड हो, तो अब पेट का है, ये पेट का है, 5th हाउस पेट का है, स्टमक देखा जाता है यहाँ से, राइट? तो अब वैसे ही राहु का पेट बहुत बड़ा है और अंट बंट खाना है। तो अगर राहु जैसे लोगों को, जिनका 5th हाउस में राहु है, एक बार खाना खा लेंगे, उसके बाद जब आप उनसे दोबारा पूछोगे 1 डेढ़ घंटे बाद कि मैं ये बनाने जा रही हूँ, तो क्या आप खाओगे, तो रेडी हो जाएंगे, हाँ हाँ मैं खा लूंगा। मतलब इनका पेट इतना बड़ा है कि 1 घंटे बाद इनको फिर से खाना खाना खा लेना है, कि मुझे किसी तरह भी, बस मुझे अपना पेट भरना है, कुछ भी सामने पड़ा हो ये खाते रहेंगे, जिसकी वजह से इनको यूजुअली पेट की प्रॉब्लम्स आ जाती है। फीमेल के चार्ट में अगर राहु आप 5th हाउस में देखो तो पहला अबॉर्शन या मिसकैरेज दे सकता है, ठीक है? स्पेशली इन फीमेल चार्ट्स, ओके? और अगर मेल के चार्ट में है तो बच्चों के साथ राहु जैसी, मतलब अब माँ और पापा दोनों के चार्ट में राहु आ रहा है, तो माँ बच्चों के साथ राहु जैसी चीजें होंगी, बच्चों के साथ बनेगी नहीं, या बच्चे धोखा दे देंगे, या फिर पेट में भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब राहु आ जाता है 6th हाउस में, ठीक है? तो
सिक्स हाउस में ये मामा के परिवार के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि सिक्स हाउस से हम लोग मामा का परिवार देखते हैं, अपनी मामा फैमिली देखते हैं, मम्मा माँ के रिश्तेदार। ठीक है। तो अब मटर्नल साइड के साथ या तो डिस्टेंस हो जाएगा, या उनके साथ राहु जैसी चीजें होती रहेंगी, जो मैंने आपकी राहु की डिटेल मैंने समझाई। ठीक है। लेकिन ये शत्रुओं पर विजय भी देता है, एनिमीज पर डोमिनेट करता है। कोई भी खराब प्लेनेट अगर आपके सिक्स हाउस में आके बैठ गया है, तो वो शत्रुओं पर विजय देगा। टेंडर हो गया, कोर्ट केसेस हो गए, ये इजिली जीत जाएगा। मतलब कोई बिडिंग करेगा, कोई भी लीगल या कुछ ऐसा होगा, या टेंडर डाला है बिडिंग के लिए, तो इनका पास होने के जल्दी चांसेस होते हैं, और इनको बहुत जल्दी लोन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन राहु जो सिक्स हाउस में लेके बैठा है, एक बार दिल में जो बात रख लेता है, अचानक से बर्स्ट करता है और सालों पुरानी बातें याद कराएगा। तुमने मेरे साथ ये किया था, सडन एंगर आउटबर्स्ट, तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ वो किया था, हर चीज को याद कराएगा। तो मतलब ये कभी भूलते नहीं है। तो लेकिन एक बात आपको अवेयर कर दूं, जिस किसी के चार्ट में आप राहु देख लो सिक्स हाउस में, उससे जल्दी पंगा मत लेना, क्योंकि आप उससे जीत नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो राहु की प्रवृत्ति, ऊपर से सिक्स हाउस में शत्रुओं पर इनको विजय मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। क्योंकि ये जिस जिस किसी के साथ झगड़ा करेंगे, उसके साथ हद पार कर जाएंगे। तो आप ऐसे इंसान के साथ पीस मेंटेन करके चलो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी प्लेनेट हमें मिला है, कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। हर प्लेनेट सुंदर है, हर प्लेनेट बुरा मतलब कुछ कुछ बुरा असर देता है। हमें प्रकृति ने कोई चीजें दी हैं, तो वो हमारे कुछ कार्मिक ऋण हैं जो हमें चुकानी है। हम अपने आप तो नहीं लेके आए ना ये चार्ट, हमें प्रकृति ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, हमें मिला है। और हमें जब पता चल जाता है कि मेरे इस रिश्तेदार के चार्ट में राहु इस घर में बैठा है, तो आप उसके साथ वैसे ही टैकल करना शुरू कर देते हो, रिश्तों को वैसे ही सही से मेंटेन करना, क्योंकि आपको पता है कि अब बेचारे का राहु आपको फोर्थ में मिल गया है या सिक्स में मिल गया, अब बेचारे की गलती थोड़ी ना है जो इसको ये मिला है। तो अब चलो मैं ही एडजस्ट करता हूँ इसके साथ, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कि इसका राहु इसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे तो पता है कि इसका राहु इसके साथ क्या कर रहा है। तो मैं ही थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी सीखने से आप काफी सारे रिश्तों को बचा के रख पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। राइट। चलो, अब राहु सेवेंथ हाउस में स्पाउस के घर में आके बैठ गया राहु। ठीक है। तो अब जिसका भी सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हो, पहले तो अनऑर्थोडॉक्सी देता है। मतलब अनऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये है कि एक तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज होने के चांसेस होते हैं। अगर आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ अब होगा सेवेंथ हाउस में, जो कि नॉर्मल नहीं है। और अगर अरेंज मैरिज हो गई इस बंदे की, तो वो मैरिज टिकेगी नहीं। इससे बेटर है कि वो आउट ऑफ कास्ट मैरिज करे। और सेवेंथ हाउस हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी है। तो आपके पास कभी कभी होता है ना, आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल आता है कि मुझे इस इंसान के साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राहु जैसे ही देखो, आप एकदम पीछे हट जाओ, क्योंकि आपको वो इंसान धोखा ही देने वाला है। उस इंसान के साथ आपकी नहीं जमने वाली, या फिर वो इंसान आपके साथ धोखा करेगा, या फिर हो सकता है कि आप उस हाउस से रिलेटेड बिजनेस में धोखा करें। बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है और इलॉजिकल। सेवेंथ हाउस सेक्सुअल डिजायर्स का भी है, सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है। तो अन इलॉजिकल सेक्सुअल डिमांड्स करता है अपने स्पाउस से। ठीक है। रिलेशनशिप्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक के बाद एक रिलेशनशिप्स, मतलब बार बार मन भरता नहीं, दिल मांगे मोर, लगा रही हूँ ना बार बार वो वाले कीवर्ड्स, दिल मांगे मोर। एक रिलेशनशिप से दिल नहीं भरता, बार बार चीटिंग होने का डर रहता है राहु सेवेंथ हाउस वाले की लाइफ में। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा है, एक्सक्यूज मी।
आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ तो वो सारी चीजें दशा से डिसाइड होंगी कब आपके साथ चीटिंग होने वाली है। इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही थोड़ी ना उसके साथ धोखा हो जाता है। पैदा होते ही तो उसने राहु सेवेंथ हाउस में ले लिया, तो क्या 1-2 साल के अंदर उसके अंदर धोखा हो जाएगा? 3-4 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में? उसकी दशा भी तो होनी चाहिए ना, धोखा वाला प्लैनेट एक्टिवेट होना चाहिए ना, तब तो धोखा होगा ना। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट पर एकदम से मत लगा लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे के चैप्टर्स में आप और क्लियर कर पाओगे। ये मैं बता चुकी हूँ कि लव मैरिज यूजुअली होती है डिफरेंट कास्ट में, अगर अरेंज मैरिज होती है तो चलती नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। तो आगे आते हैं हम लोग, राहु इन 8th हाउस। मिराकुलस तरीके से काम बन जाते हैं, अचानक से इनके काम बन जाते हैं। कई काम अटके पड़े होते हैं और राहु यहाँ पर बैठ के अचानक से मैजिकली वर्क करता है, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है वो काम बन जाते हैं। लेकिन अब ये इन लॉज का घर है, आपके स्पाउस से सेकंड हाउस मतलब उसकी फैमिली जैसे आपके हाउस से सेकंड हाउस आपकी फैमिली, स्पाउस के हाउस से सेकंड हाउस उसकी फैमिली, और डीप है ये। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे हमने जाना है, बहुत प्यार से समझना है, ताकि कहीं पर भी आप स्टक ना हो जाओ। तो यहाँ पर स्पाउस की फैमिली के साथ मीन्स इन लॉज के साथ, या तो इन लॉज के साथ बनेगी नहीं, या इन लॉज धोखा देंगे। ये राहु जो सेवेंथ हाउस वाले लेके बैठे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ये कितना भी अपने इन लॉज के लिए कर लें, इनको कभी भी तारीफ मिलने वाली नहीं है। इनको कभी भी किया हुआ इनकी अच्छाई का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, और यूजुअली जिन मेल के चार्ट में होता है, जिन मेल पर्सन्स के चार्ट में होता है, वो घर जवाई बनने के भी चांसेस देखे जाते हैं। ठीक है, अब किसी ने पूछा था कि सेवेंथ हाउस क्यों मारक है, डेथ का क्यों है? तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक हाउसेस होते हैं। तो ये सेकंड हाउस भी मारक है, तो फैमिली, तो स्पाउस के लिए राहु सेकंड हाउस में आके बैठ गया, तो उसके लिए मारक की तरह काम करेगा। मींस मारक का मतलब मारना ही नहीं होता है, मारक का मतलब होता है ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट हो जानी, ना ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, पेनफुल सिचुएशंस जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मरने जैसी स्थिति। ठीक है, बट रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग अकल्ट में हैं, जो लोग और किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, कोई केमिकल्स की, कोई साइंटिफिकली, कुछ और डिटेल हिस्टोरिकली कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है राहु 8th हाउस का, क्योंकि रिसर्च को, क्योंकि अब ये खोद रहा है, क्योंकि ये खोद रहा है ना। अब इसको दिल मांगे मोर, इसको चाहिए, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और खोदते 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 पूरे 8th हाउस को खोद के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर 9th हाउस। 9th हाउस आपके पिता का है। ठीक है, तो अगर ये पिता का है, रिलीजन का है, तो 9th हाउस में राहु पहले तो पितृ दोष दे देता है, धर्म और रिलीजन को चैलेंज करता है, माँ बाप के धर्म को नहीं मानता, अपना अलग ही बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज करो यू बिलोंग टू अ सरदार फैमिली, सिख फैमिली, SIKH, सिख फैमिली। ठीक है, और आपका राहु या फिर आपके किसी किसी बच्चों का राहु 9th हाउस में बैठा है, तो वो या तो रिलीजन को मानेंगे नहीं, या ऐसा कोई काम करेंगे जो रिलीजन के खिलाफ है। जैसे सरदार बाल नहीं कटवाते, उनके रिलीजन का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो पगड़ी बांध के रखते हैं, अपने बालों को नहीं काटते। ठीक है, लेकिन ये बंदा आउट ऑफ वे जाके बाल कटवाएगा, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे में जाएगा, वहीं मत्था टेकेगा। मतलब रिलीजन फॉलो भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, रिलीजन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। गॉट इट? इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, राहु किस तरीके से रिलीजन के खिलाफ जाके काम करता है, अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है। फादर के हाउस में है तो फादर के साथ मतभेद हो जाएंगे, स्पेशली जब ये बंदा कमाना शुरू कर देगा, तो और ज्यादा पिता के साथ नहीं बनेगी। लक का हाउस है 9th हाउस, तो लक में भी फ्लक्चुएशंस, अप डाउन अप डाउन,
ठीक है, सफलता इनको तुरंत नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मंत्र और मेडिटेशन बहुत काम करते हैं। कहीं पर भी पितृ दोष आ रहा हो ना, आपको मंत्र और मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। लेट्स गो टू आवर 10th हाउस। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है। अभी तक तो आप सुन रहे थे राहु ने हड़कंप मचाई हुई थी पहले से लेके 8 9वें घर तक। आप देखते हैं कि राहु कैसे अच्छा काम कर रहा है। 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा काम करता है। कभी इनको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ मेड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पॉलिटिक्स में भी कुछ ना कुछ इनका इंटरेस्ट या लीडरशिप रोल बना रहेगा, चाहे वो मेन रोल ना हो, लेकिन इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स का भी है 10th हाउस, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाईली एम्बिशियस, हर समय काम ही काम, इतना काम के बारे में सोचते हैं कि इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यहां से बैठ के राहु 4th हाउस को देख रहा है। वो देखने वाले क्या एस्पेक्ट होते हैं वो आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन जस्ट मैं साथ साथ इसलिए थोड़े से क्रिस्प दे देती हूँ साथ में, ताकि आपको पता चले कि आगे और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ेगी और अच्छे प्रिडिक्शन के लिए। तो अब क्या करता है, घर पे उठा के ले आता है काम, और इतना ज्यादा काम ही काम, काम ही काम, ऑलवेज काम के बारे में सोचता रहेगा। और उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, घर डिस्टर्ब होने लग जाता है। बिजनेस में आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज बार बार आते रहेंगे, बार बार, कभी अभी ये कर लेता हूँ अभी। आप देखोगे राहु जो 10th हाउस लेके बैठे हैं ना, उनके देखोगे 3 4 प्रोफेशन होंगे, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा। मतलब ऑलवेज एक बैकअप प्लान रखते हैं। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरे पास बैकअप है, मतलब मैं ये इससे काम चला लूंगा, मेरी रोटी चलती रहेगी। मतलब ऑलवेज इनके पास एक बैकअप रहता है। लेकिन ये मदर इन लॉ का भी है। तो अब राहु यहां पर आके बैठ गया, तो आप इमेजिन करो मदर इन लॉ कैसी होगी। अब आपको राहु की प्रवृत्ति समझ में आ गई, आप लोग लगाओ, ठीक है। एक इनका क्लियर विजन होता है 10th हाउस में कि अब मुझे ये एग्जीक्यूट करना ही करना है, मतलब। और इनका प्रोफेशन भी आप देखोगे ना, बहुत अनकॉमन सा होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा, ऐसा प्रोफेशन जो कोई नहीं करना चाहता ये लोग करेंगे। यस, आई कैन डू इट। उनको लगेगा अरे यार ऐसा ये भी कोई प्रोफेशन होता है, ये लोग कहेंगे, लेकिन ये लोग करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू आवर राहु इन 11th हाउस। ये भी बहुत अच्छा है। अ, राहु 11th हाउस के लिए बोलते हैं धमाल चौकड़ी। क्या बोलते हैं, 11th हाउस में जो फ्रेंड सर्कल क्या होता है, धमाल चौकड़ी को बहुत इकट्ठा करने की इनकी आदत होती है, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घिरा रहेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अब ऑब्सेशन है ना, इस हाउस से रिलेटेड ऑब्सेशन है, इस हाउस से रिलेटेड गेन से, अब मैं यहां से कैसे पैसा बना सकता हूँ, मुझे यहां से भी गेन हो सकते हैं, मुझे यहां से भी। तो शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन के लिए भी ये लोग काफी अच्छा देखा जाता है ये राहु, ठीक है। जैसे 5th हाउस में हमने देखा अच्छा था स्पेकुलेशन के लिए और शेयर्स के लिए, वैसे 11th हाउस में भी गेन्स वो करेंगे। अब वो धमाल चौकड़ी के साथ बैठ गया है फ्रेंड्स के साथ, तो शो ऑफ करेगा, मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल, मेरा इतना सोशल सर्कल, मैं इसको भी जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं। अब शो ऑफ भी कर रहा है, शो ऑफ को लगाओ, हर हर घर से लगाओ शो ऑफ के की फीचर्स को, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होता है ना, मैंने ये भी बोला था कि राहु धोखा खाएगा, फिर भी वहीं जाएगा, बार बार धोखा खाएगा अपने फ्रेंड से, फिर भी वहीं जाएगा और फिर से धोखा करवाएगा, या उस हाउस से रिलेटेड इसको धोखे जैसी चीजें महसूस होंगी, चाहे वो एडलर सिबलिंग से हो चाहे फ्रेंड से हो। वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पैसा कमाने के जरिए खुद बनाता है। और इनको कभी भी, वो कहते हैं ना मिट्टी बेच कर भी पैसे कमाने वाला, तो राहु 11th हाउस में आप देखोगे ये लोग मिट्टी बेच के भी पैसा बना लेंगे। मतलब जो कबाड़ कोई और नहीं बेच पा रहा था, ये लोग बेच के उससे भी पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल राहु 10th एंड 11th इज। नाउ कम्स आवर लास्ट हाउस विच इज 12th हाउस।
तो 12th हाउस किन चीजों का है? पहले तो फॉरेन कंट्री, जेल का और आइसोलेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का। राहु जैसा प्लेनेट अब यहाँ पे आके बैठ गया है, तो काफी ऐसी हिडन हिडन टेंडेंसी देगा, चीटिंग जैसी, स्टीलिंग जैसी, छुपाने जैसी चीजें। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कि बहुत ऐसे ऐसे प्लान बनाएंगे वो, जो कि शेख चिल्ली वाले प्लान बनाएंगे। और बहुत वो जो रिस्की प्लान्स होते हैं उनके बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट एकदम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने मन में ही बनाते चले जाते हैं। तो राहु 12th हाउस में फॉरेन भेज सकता है, 4th हाउस में भी फॉरेन लेके जाता है। अब फॉरेन से मतलब ये नहीं है कि कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फॉरेन कंट्री से मतलब ये होता है कि आपके जन्म स्थान से काफी दूर, जहां पे ड्रेसिंग सेंस अलग है, जहां पे खान पान अलग है। समझ में आया? जैसे पंजाब में आप खाते हो मक्के की रोटी, सरसों का साग, और आप साउथ में क्या खाते हो? इडली डोसा। तो एकदम खान पान चेंज हो गया। तो पंजाब से उठा के ले गया बैंगलोर या मद्रास, साउथ में ले गया। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन लैंड, अपने घर से बहुत दूर भी ले जाता है। इनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड लगेगा इनको, ऐसा लगेगा कि जैसे नाव में छेद, मतलब एक खर्चा करेंगे दूसरा खर्चा आ जाएगा। स्पेशली इनका मेडिसिन के ऊपर बहुत खर्चा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन पे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस अचानक से पॉपअप होते रहते हैं इनकी लाइफ पे। बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना, या तो एकदम राहु की तरह एकदम कुंभकर्ण की नींद हो जाएगी, या फिर इनकी नींद ही गम गुम हो जाएगी। स्लीप पैटर्न मतलब डिस्टर्ब, नॉट नॉर्मल। हमेशा कुछ ना कुछ इनको स्लीप पैटर्न से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर राहु 12th हाउस तक हमने समझ लिया। नॉन स्टॉप शेयर एंड वी विल सी कि ऑलराइट। सो आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हो अपने राहु को सब चीजों से। क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जो भी मैंने बोली है चीजें, आपको पता है आपका राहु कहाँ बैठा है? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? ओके। यस रविंदर जी। मैम, आई एम ऑडिबल। यस यस। फर्स्ट मैं आपको अपना, मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि चार्ट में कैसे देखते हैं कि राहु कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर हूँ प्रॉपर। तो इसमें काफी शॉर्ट में कुछ आर आर लिखा हुआ है, कहीं पे आर ए लिखा हुआ है। हाँ, आर ए, तो दैट इज राहु, आर ए। तो ठीक है। ये तो मेरा आपने चार्ट है। फर्स्ट सेशन अटेंड किया था? अटेंड किया था, बट उसमें मेरे को कंफ्यूजन यही आया कि इस चार्ट में कि मैं हम्म। कहाँ पे राहु को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे को बस ये जानना है। तो मैं आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं देख पा रही हूँ, तो आप काउंट करो 1 2 3, ऊपर से स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज, और उस हाउस को काउंट करो जहां पे आर ए है। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट जो हमारी हम्म। क्लास थी उसको एक बार फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर आप उसको ए- रिवीजन कर लोगे ना, तो आप और अच्छे से बेटर समझ पाओगे। एक बात और, मेरा जो सेकंड हाउस है उसमें S1 लिखा यहाँ हुआ पे है। अभी मैं कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेने वाली हूँ, बस अच्छा, आप सॉरी। इतना देखो कि आपको जो भी मैंने राहु की जो भी ट्रेड्स बताए हैं वो आपके चार्ट्स पे कैसे कैसे लग रहे हैं। नाउ मेरे को बस एक पीपल आर मेरे राइटिंग को इन चैट बॉक्स। मैं मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आई मेरे को कांट सी, अभिनव, आई कांट सी चैट। अभिनव, आर यू देयर? आई आई कैनॉट सी एवरीबॉडीज चैट, मैं किसी की चैट नहीं पढ़ पा रही हूँ। ओके, नाउ नाउ आई गॉट इट राइट।
Yes, so Prateek ji is writing fourth house mother की health issue, ठीक है, and sixth house में resonating seems Rahu in seventh house, my Rahu in eighth house, yes, 100% second house, yes, very true. Share this PDF with us in the WhatsApp group, okay? So you can connect with my team and let them know that you want that PDF. Can I get yesterday's session? Yeah, that is in the WhatsApp group session. कल का सेशन आपको ऑलरेडी आपके उसमें ग्रुप में है, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि देखो रविंदर जी, ओके, जब तक आप फर्स्ट सेशन नहीं देखोगे, उसको नहीं समझोगे, आप आगे वाले सेशंस में कंफ्यूज होगे। मेक श्योर कि आप पहला सेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप जरूर से उसको एक बार देखो, आपको सारी क्लैरिटी, इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैंने चीजें बताई हैं कि आप अच्छा अपने आप ही प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। एक बार उस रिकॉर्डिंग को देखो एंड देन कम बैक टुमारो एंड सी कि हाउ इट इज वर्किंग, क्योंकि हम कल मून को पढ़ने वाले हैं, आपके मन को, आपके मन के अंदर क्या क्या चलता है। राहु तो ये बाहर की दुनिया थी, आपके मन के अंदर, आपकी गर्लफ्रेंड के मन के अंदर क्या चल रहा है, आपकी वाइफ के मन के अंदर क्या चल रहा है, सब चीजें आप पढ़ पाओगे अपने अपने मून से। तो आप जरूर से वो वाला सेशन पहले एक बार अच्छे से देख लो, फर्स्ट वाला, then that would be really helpful to you, right? Okay, तो आज का सेशन कैसा लगा आप सबको? How was the session? You can see in the chat box कि yesterday की recording already जा चुकी है। Yes, Subodh is saying very informative, very awesome, ma'am, very informative. Thank you. Okay. So यहाँ पर कितने लोग हैं? How many of you want to learn seriously? कौन से ऐसे लोग हैं जो सीरियसली एस्ट्रोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। मी मुकेश जी, मी, ओके, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग, यस मैम, ओके। तो अब अगर आपको आगे और एस्ट्रोलॉजी में और महारत हासिल करनी है, जिस तरीके से आपने केवल एक प्लेनेट राहु से पकड़ के जान लिया कि आपकी लाइफ में आपकी आपके लोगों ने, किन लोगों ने आपको धोखा दिया है, कैसे कैसे आपने क्लियरली आपने अपने चार्ट से पकड़ लिया कि किस किस से आपको धोखा मिल रहा है या किसको आपने धोखा दिया है, ठीक है, आप कितनी इजीली पकड़ सकते हो, है ना? So lot of people are saying me, Ravinder ji, okay, very informative, okay. तो आपको आपको लगता है कि आपको सीखनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी, और एक बेस को, ये एक बेस है, जो लोग यहाँ पे नए हैं और जो पुराने भी हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, यू वोंट बिलीव, कि वो लोग 10-10 साल पुरानी एस्ट्रोलॉजर पढ़ के आते हैं और कहते हैं मैंने यहां से पढ़ा, मैंने यहां से पढ़ा, लेकिन पता नहीं, मैं प्रिडिक्शन जैसे ही चार्ट मेरे सामने खुलता है, आई एम लॉस्ट, वो एकदम गुम हो जाता है, गुल हो जाता है। क्यों गुल हो जाता है? क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं था। उनका बेस, अगर उनको राहु के बारे में, मून के बारे में, जुपिटर के बारे में, हर चीज डिटेल में, हर घर के बारे में, जैसे मैंने बोला फिफ्थ हाउस चेयर का भी है, कुर्सी का है, कैन यू इमेजिन, कोई बताया आपको कि फिफ्थ हाउस कुर्सी का है? तो कितनी डिटेल में होती है। अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं किया, आप पूरी जिंदगी घूमते रह जाओगे, जगह जगह प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स अटेंड करते रह जाओगे, यू विल बी जीरो। एंड ये बात आज आपको ऐसे ही लग रही होगी, लेकिन आपको एक दिन मेरी बात जरूर याद आएगी कि यस, निनीज मैम वाज राइट, कि अभी तक मैं कहीं नहीं पहुंच पाया या पाई। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं कोई बनाता ना। आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज, थोड़े से की पॉइंट्स देके चले जाएंगे और उसके बाद आप घूमते रह जाओ, आप किताबों की अंदर घुसते चले जाओ, उधेड़ बुन में लगे रह जाओ, अपने आप ढूंढते रहो। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाए तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप फिर बहुत एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, ठीक है? तो आपको
क्या लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो हमारा आने वाला है, तो वो कितने का होना चाहिए? राउंड अबाउट क्या होनी चाहिए इसकी? क्या फीस होनी चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स, लेट्स सी। क्या फीस होनी चाहिए इसका इसका एडवांस कोर्स की फीस? I would want to learn more about the subject, लेकिन it scares me terribly. You don't need to be scary about this because लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज तरीके से डिलीवर नहीं की गई। आपने देखा केवल राहु से मैंने आपकी कुंडली की कितनी क्रिस्प प्रिडिक्शंस आपको समझा दी। अभी तो बहुत कुछ है जो आप जब जोड़ते चले जाओगे तो कितना कुछ आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। Yes, it's a basic to advanced level course. It's basic to advanced level course. ठीक है? चलो, अभी किसी ने नहीं लिखा कि क्या था। तो लेट मी शेयर द पीडीएफ अगेन एंड यू विल सी कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। पहले प्राइस पे बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम सीखने क्या वाले हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि हमें क्या सीखना है। ऐसे ही तो नहीं कोई भी कुछ भी पढ़ा के चले जाएगा। तो लेट्स चेक। ओके, तो ये है हमारा मॉड्यूल 1 कोर्स कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है ये, क्या है, क्या एक्चुअली कैसे वर्क करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, उसका कुछ जस्ट मैंने आप फर्स्ट कल की क्लास में दे चुकी हूँ, लेकिन आप आगे और समझोगे। उसके बाद हम लोग आएंगे 12 हाउसेस। जैसे हम लोगों ने 12 हाउसेस के कुछ कुछ फीचर्स को समझा, उसको डिटेल में डाइव करेंगे, उसके अंदर और घुसेंगे और जानेंगे कि उस हाउस से और क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। फर्स्ट हाउस केवल आप नहीं हो, आपको पता है। फर्स्ट हाउस आपकी दादी की फैमिली भी है। दादी की फैमिली है, वो सब सीखेंगे। दादी की फैमिली कैसे हुई वो निकालेंगे हम लोग चार्ट से। 12 जोडिएक साइन। जोडिएक साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। आपने देखा होगा आपकी जैसे कुंडली बनी है, उसमें 1 2 3 नंबर कुछ लिखे हुए हैं, पहले हाउस में कुछ नंबर लिखा हुआ है, दूसरे हाउस में कुछ। उसकी जब एनर्जी आपके प्लेनेट के साथ कंबाइन करती है, सपोज रविंदर जी का राहु 7th हाउस में है और वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो राहु तो उन्होंने देख लिया। अब 6 नंबर की एनर्जी को भी हम पकड़ेंगे। 6 नंबर की एनर्जी को देख के हम लोग समझेंगे कि वो 6 नंबर किस एनवायरनमेंट में है। आप किसी के घर जाते हो तो आपको एक वाइब्स आती है ना, एक कभी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कभी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। या किसी के घर के अंदर घुसते हो तो आपको लगता है ना कि हाँ ये घर बहुत ठंडा ठंडा है, या ये घर बहुत गर्म है, बहुत वार्म है। तो वो घर का एनवायरनमेंट होता है राशि, वो वहां पे कैसे काम कर रही है और उस राहु को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ प्रिडिक्शन। क्योंकि ये फर्स्ट लेयर था जो हमने सीखा केवल राहु से, ओनली राहु से। अभी तो 9 के 9 प्लेनेट है, जब वो महारत कर लोगे तो सोचो कि आपके प्रिडिक्शन कितने हाई एंड हो जाएंगे। तो जब उसको ऐड करेंगे उसके राशि के एनवायरनमेंट को, तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। देन वी विल लर्न 9 प्लैनेट्स। जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनको सीखेंगे। क्योंकि 9 प्लैनेट में राहु हम लोग कवर कर रहे हैं, और राहु के बारे में और भी बहुत कुछ है, ऑन एंड ऑन मैं बोलती चली जाऊंगी, इट्स नेवर एंडिंग। और मून के बारे में बोलती चली जाऊंगी, इट्स नेवर एंडिंग, लेकिन मुझे 1 से 1.5 घंटे के अंदर सेशन को कंप्लीट करना होता है, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दिया है। लेकिन ये बेसिक टू एडवांस में सब कुछ कवर होगा, जो मैंने नहीं दिया वो भी कवर होगा। तो अब आ जाते हैं मॉड्यूल 2 में। प्लैनेट्स की पोजीशंस हर हाउस में क्या कहती है। जैसे हम लोग ने राहु देखा फर्स्ट हाउस में, हम लोग जुपिटर देखेंगे फर्स्ट से 12 हाउसेस, हम लोग मर्क्यूरी देखेंगे फर्स्ट से 12 हाउसेस में। अच्छा, प्लैनेट्स की स्थिति कैसी है।
बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, डेबली तो नहीं है, एग्जॉल्टेड तो नहीं, उसकी रिलेशनशिप कैसी है दूसरे प्लेनेट के साथ, फ्रेंडली बैठा हुआ है, अफ्लिक्ट कर रहा है या उसको मार रहा है। अभी आप देख रहे हो मार्स और केतु एकदम क्लोजली कंजंक्ट हो गए हैं, और जिनका मार्स और केतु एक्टिवेट है चार्ट में, तो कुछ ना कुछ इवेंट दे रहा होगा उनकी लाइफ में मार्स से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस में वो है, केतु से रिलेटेड, और जहां से मार्स आया है, जहां से मार्स आया है दोज आर साइंस, वो अलग लेवल हो गया। ठीक है, अब प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स को समझेंगे। हर प्लेनेट एक दूसरे को दृष्टि देता है। कैसे देता है? मैं यहाँ पे सामने अपने बालकनी में खड़ी हूं, सामने की बालकनी में मेरे एक और नेबर हैं, वो खड़े हैं, वो मुझे एनिमिटी से देख रहे हैं या फ्रेंडली देख रहे हैं, वो सब हम सीखेंगे। मारक बाधक, किसी ने पूछा था ना सेवेंथ हाउस डेथ का है क्यों है, तो मैंने थोड़ा सा जिस दे दिया था, थोड़ा सा एक बता दिया था कि क्यों है, क्योंकि मारक बाधक कोई कोई हाउस हमारे चार्ट में बाधा क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें ग्रो नहीं करने दे रहे होते हैं, हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कर रहे होते हैं कोई कोई हाउस। वो कौन से हैं? योगास कौन से हैं? डिफरेंट डिफरेंट योगास होते हैं वो सब। अच्छा, अब दशा, दशा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीबडी। बिना दशा के कुछ नहीं होता, दशा ही दिशा दिखाती है। दशा है तो वो चीज होगी। जैसे मैंने कैसे बोला, मार्स अगर एक्टिवेट है मींस दशा में है, तो कुछ ना कुछ इवेंट दे रहा होगा उनकी लाइफ में, मार्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो दशा को समझेंगे। दशा के अंदर, दशा इज किंग, उसके अंदर विंशोत्तरी दशा, उसका जो सबऑर्डिनेट जो उसके अंदर काम करते हैं, किंग के नीचे जो मंत्री गण होते हैं, फिर सेनापति, फिर बहुत सारी चीजें होंगी उसके अंदर, वो आप स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझोगे। ठीक है, चार्ट को कैसे पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, लगन से शुरू करके, लगन मेन है, फिर मून साइन मेन है, मून से आप मन पढ़ते हो, लगन से आप तन पढ़ते हो। मन और तन दोनों कैसे काम कर रहे हैं किसी के चार्ट में, वो समझेंगे। फिर मॉड्यूल 4 पे आते हैं, उसमें आपको एडवांस चार्ट की टेक्निक्स बताई जाएंगी, जिसमें योगास होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, क्योंकि आपकी दशा चल रही है, ठीक है, लेकिन वो प्लैनेट कहीं तो ट्रांजिट कर रहा है ना। जैसे मार्स अभी 5 नंबर की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तो 5 नंबर आपके चार्ट में कहाँ है? उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहा है। अब देखो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या किया उसने और क्या करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत क्लोजली कंजंक्ट है। और जब मार्स और केतु कंजंक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ कट करते हैं, कुछ चोट चपाट देते हैं, एक्सीडेंट भी दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं। अगर फोर्थ हाउस में है तो गाड़ी को ठोकर लग सकती है, बहुत सी चीजें। ठीक है, प्रैक्टिकल चार्ट रीडिंग, चैलेंजेस लाइफ के। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रेमेडीज, जेम स्टोन्स कब पहनने चाहिए, मंत्रास कब यूज करने चाहिए। तो आपका प्लेनेट, आपने यूट्यूब खोला, आपने गूगल खोला, उसमें टाइप किया मुझे ये प्रॉब्लम है, दुनिया भर की आपको आ जाएंगी, आप ये दान कर दो, ये दान कर दो, ये मंत्र कर लो, ये। क्या आपने चार्ट में देखा है आपको वो चार्ट, आपको उस प्लेनेट का दान करना भी है कि नहीं? हो सकता है कि वो आपके चार्ट में बहुत अच्छा बैठा हो और आप उसका दान किए जा रहे हो, आप अपने अच्छे प्लेनेट का दान किए जा रहे हो, उसको दान कर करके आप तो वैसे ही खराब कर रहे हो। तो क्या यूट्यूब से आपको नॉलेज मिल जाएगी? क्या आपको गूगल से नॉलेज मिल जाएगी कि आपका वो चार्ट में जो प्लेनेट है वो कैसे बिहेव कर रहा है? हो सकता है कि वो एग्जॉल्टेड हो और आपने एग्जॉल्टेड का दान करा दिया, तभी तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। आप तो दान किए जा रहे हो, भाई मेरा शनि का दान करे जा रहे हैं, हम शनि दान किए जा रहे हैं, हो सकता है शनि आपके एग्जॉल्टेड होके बैठा हो। ठीक है, उसके बाद हमको स्पोर्ट्स का आपको सर्टिफिकेशन, और उसके बाद
क्या सीखोगे आप एट द एंड ऑफ द बेसिक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में? आप पूरी अपनी चार्ट कुंडली बनाना ऑलमोस्ट सीख गए हो, और डिटेल में सीखोगे। जैसे रविंदर जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और डिटेल में सीखोगे, क्योंकि 1-on-1 में, क्योंकि अपने सेशंस में 20 लोगों से ज्यादा नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, 20 लोग होते हैं जिनके हर एक के मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ। ज्यादा लोग होते हैं तो हर एक का क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 प्लैनेट्स और उसके अंडरस्टैंडिंग, मून के इफेक्ट, ये सारा कुछ, मेलेफिक बेनिफिक कैसे आपके चार्ट में काम कर रहा है, कैसे आपको कौन से मंत्र करने चाहिए, कौन सी चीजों का दान देना है, कौन सी चीजों को दबाना है, कौन सी चीजों को बहाना है, सब बहाए जा रहे हो, दान करे जा रहे हो, और सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कर क्या रहे हो। बिना चार्ट देखे कोई भी जो रेमेडी करता है वो अपने प्लैनेट्स की धज्जियां उड़ा रहा है, टू बी फ्रैंक। तो आप अपनी रेमेडीज खुद से बनाना सीखोगे। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे कि ये मेरा प्लेनेट ऐसे बिहेव कर रहा है, मुझे क्या रेमेडी करनी है। आप देखोगे कैसे खुद की रेमेडी कैसे बनाते हैं, आप खुद से बनाओगे। मैं रेमेडी नहीं दूंगी, आप खुद बोलोगे कि मैम अब ये करना होगा। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, इस प्रॉपर कोर्स में हम लोग 12 लाइव क्लासेस लेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स है, आप हजारों बार उसको देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो सारी जिंदगी के लिए, जब तक कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो जाता। क्यूएनए, हर सेशन में क्यूएनए रहेगा। कोर्स का सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन, एक्सेस टू व्हाट्सएप कम्युनिटी, ओके। एंड वो है कौन सी अग्नि है, कौन सा पानी है, कौन सा वायु है, कौन सा आकाश तत्व है, किस एनवायरमेंट में, जैसे रश्मि को मैंने बताया। आप इमेजिन करो हाउ ब्यूटिफुल इट इज गोइंग टू बी, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी, इजंट इट? मैम, एन एस्ट्रोलॉजर, लेडी एस्ट्रोलॉजर इन नोएडा टोल्ड मी कि आप जितना ज्योतिष में पढ़ोगे ना, जितना आप इन्वॉल्व होगे, उतना ही आपका शुक्र खराब हो जाएगा। मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका 8th हाउस नो, जो है ना, नो, बेसिकली नेवर। शुक्र आपका खराब हो आपको जाएगा। सबसे पहले इसका मैं जवाब दे देती हूँ। आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में इतनी खराब सिचुएशंस चल रही होंगी, पेन्स, सफरिंग्स, ह्यूमिलिएशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, और उनको समझ ही नहीं आ रहा होता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर 8th हाउस, राइट? राइट। तो जब आप 8th हाउस को गले लगा लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको अपना बना लेते हो, तो आपकी पेन, सफरिंग अपने आप आपका पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आपने अकल्ट को, 8th हाउस क्या है? अकल्ट, राइट। रिसर्च, अंदर जानने की इच्छा, कुछ और जानना है। आप इतने ज्यादा घुस जाते हो कि आपका माइंड, जब आप सो रहे होते हो तो भी आपके दिमाग में प्लेनेट चल रहे होते हैं। अब ये प्लेनेट ऐसे काम कर रहा होगा, अब ये प्लेनेट ऐसे काम कर रहा होगा, अब ये मीन्स आपको पेन और सफरिंग फिर नजर ही नहीं आती है। आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो इस रिसर्च में, इतने एनग्रॉस हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार मैं कहाँ थी, कहाँ था ये छुपा हुआ ये धन जो मुझे नहीं मिल रहा था। तो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस pain, suffering, and occult combining together and reaching them and grabbing them and hugging them राइट so मैम, that ऐसा those ही है things. एक्चुअली। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट ऑकल्ट दीज डेज फॉर तो सम अब टाइम। बताओ, आपका नोएडा वाला जो एस्ट्रोलॉजर सही था, जो मैंने डिटेल किया वो सही है? उन्होंने मेरे को थोड़ा क्वेश्चन किया था कि तुम जितना करोगी ना ज्योतिष नहीं, में, उतना ही तुम अपना शुक्र खराब कर लोगी, पर उसके बावजूद मैं रुकी नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना था। नहीं रुकोगे। कैसे रुकोगे? 8th हाउस में प्लैनेट्स लेके बैठे हो, रुक ही नहीं सकते आप रुक ही नहीं सकते, क्योंकि 8th हाउस आपका स्ट्रांग हो चुका है। अगर आप रुकोगे, यू विल फील पेन एंड सफरिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, आइसोलेशंस, और जो भी 8th हाउस की प्रॉब्लम्स हैं, सारी 8th हाउस की हाँ, आपको दिखेंगी अपनी लाइफ वो में। तो सब प्रॉब्लम्स आई हैव ओवरकम बिकॉज लास्ट ईयर
in October end I went through a very painful divorce. So वो सब तो अब ओवर है। तब उसने मेरे को वार्निंग दी थी कि अगर जितना करोगे शुक्र उतना खराब होगा। तो अब तो खैर आपको पता है आपकी I'm जिंदगी done से and over। तो अब तो आपको मेरे पता को है कोई वो ही नहीं है। अब तो हाँ जी। आपको पता है आपकी जिंदगी से कुछ रिश्ते क्यों जाते हैं? हाँ जी। मैं एक इनर अलाइनमेंट कोच भी हूँ, राइट? आपकी लाइफ से कोई रिश्ते क्यों जाते हैं? आपकी लाइफ से कोई रिश्ते इसलिए ऑनवर्ड जाते हैं जर्नी के लिए। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और डिसाइड किया हुआ है। उसने राइट। कहा नहीं, अब इसके साथ तेरी जर्नी खत्म हो चुकी है। डोंट क्राई ओवर इट एंड लर्न दिस। जो भी वो आपको सिखाना चाहता है, ये अकल्ट भी हो सकती है, कोई और भी रिसर्च हो सकती है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है? तो अब मैं तुम्हें कुछ और मार्ग दिखाना चाहता हूं। अब पीसफुली इस पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको इसीलिए छुड़वाया है, उस इंसान से दूर किया है, ताकि तू फोकस कर सके उस चीज पर जिसके लिए तूने जन्म लिया है। राइट। गॉट इट? तो कोई भी रिश्ता जो चाहता है उसके लिए यू डोंट हैव टू क्राई। गॉट इट? या